मिस्टर एंड मिसेस बीस्ट किस नंबर 3। बलाज ने गाड़ी पोर्च में रोकी तो महीन बगैर देर किए अंदर की तरफ भागी। अरे आराम से, बलाज ने उसकी जल्दबाजी पर कहा। महापारा। बलाज ने महापारा को आवाज़ दी तो वो होश की दुनिया में वापस आई और गाड़ी से उतरी। बलाज भी गाड़ी से उतरता गाड़ी को लॉक कर चुका था। गुड़िया, क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? बलाज महापारा के सर पर हाथ रखते हुए बोला। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। पक्का? जी भाई पक्का, वो मुश्किल से चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोली। अब तक उसके कानों में मुराद के अल्फाज गूंज रहे थे। अगर तुमने शादी से इनकार किया तो मैं सबको बता दूंगा। हाँ, वो सबको बता देगा। वो दोनों हवेली के अंदर दाखिल हुए तो सामने से ही ईसा जीने उतर रहा था। बलाज और महापारा पर नज़र पड़ते ही मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ा। हाँ भाई सीएम साहब, कैसी रही बर्थडे पार्टी? ईसा उनकी तरफ बढ़ते हुए बोला। काहे की बर्थडे पार्टी? उस बेचारे की आखिरी बची फैक्ट्री भी में भी किसी ने आग लगा दी। बलाज गहरा सांस भरते हुए बोला। बेचारा तो ना ही कहिए उसे, कम से कम। ईसा आंखें फेरते हुए बोला। हाँ लेकिन फिर भी। क्या फिर भी? लिया होगा किसी टेढ़ी खोपड़ी वाले से पंगा। ईसा मज़े से बोला। अरे गुड़िया, से क्यों खड़ी हो? तबीयत तो ठीक है ना? ईसा उससे सोचों में गर्क हनूज दाखिली दरवाजे पे खड़ा देख बोला। अभी वो उसकी गाल पे हाथ रखता कि महापारा होशो हवास से बेगाना होते पीछे की तरफ धड़ाम से गिरी। महापारा। बलाज और ईसा एक साथ चीखे थे। बलाज ने जल्दी से महापारा को अपने बाजू के हल्के में लेते गिरने से बचाया। ईसा जल्दी से महापारा की तरफ लपका। महापारा, महापारा, क्या हुआ है गुड़िया? वो दोनों अंधाधुन उसका गाल थपक रहे थे, लेकिन महापारा होश में थी ही कहा। ईसा, इसका जिस्म काफ़ी ठंडा हो रहा है, जल्दी से गाड़ी निकालो, इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। ईसा जल्दी से उठा। बलाज से गाड़ी की चाबी लेते गाड़ी को अनलॉक करते ड्राइविंग सीट पर बैठा। गुड़िया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। महापारा, आंखें खोलो। बलाज उसे बाजू में उठाए गाड़ी की तरफ बढ़ा। इतने में मरियम गेट से दाखिल होते ये सारा मंजर देख चुकी थी। वो जल्दी से गाड़ी से निकलते बलाज की तरफ लपकी। क्या हुआ इसे? मरियम परेशानी से महापारा की तरफ देखते हुए बोली, जो बलाज के बाजू में होशो हवास से बेगाना पड़ी थी। पता नहीं, अचानक बेहोश हो गई। चले, मैं आप लोगों के साथ चलती हूँ। बलाज उसे बैक सीट पर लेटाते खुद पैसेंजर सीट पर आकर बैठा। मरियम बैक डोर का दरवाज़ा खोलते मासूमा का सर अपनी गोद में रखकर बैठ गई। ईसा गाड़ी जन से अस्पताल की तरफ भगा ले गया। वो लोग अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर्स महापारा को जल्दी से इमरजेंसी में ले गए। बलाज, ईसा और मरियम इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़े हो गए। कुछ ही देर बाद डॉक्टर वाहिर आए। परेशानी की कोई बात नहीं है, ब्लड प्रेशर काफ़ी लो था, इनका स्ट्रेस की वजह से हुआ सब। उन्होंने किसी बात का स्ट्रेस लिया है। बाकी मैंने इनको ड्रिप लगा दी है, जैसे ही वो ख़त्म होती है तो आप इन्हें लेकर जा सकते हैं। डॉक्टर अपने प्रोफेशनल अंदाज में कहती आगे को बढ़ चुकी थी। पीछे वो तीनों एक दूसरे को नासमझी से देखने लगे कि आखिर ऐसी कौन सी परेशानी थी महापारा को कि उसकी ये हालत होगी। उसके सामने कुछ मत कहना, मैं खुद पूछ लूँगी उससे। मरियम बलाज और ईसा को मुखातिब करते हुए बोली। उन दोनों ने सर इस बात में हिलाया। रात गहरी हो रही थी। वो लोग महापारा को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर सुल्तान हवेली पहुंचे थे। वो चारों गाड़ी से उतरे। मरियम महापारा को एक तरफ से सहारा देते हुए ला रही थी। ईसी और बलाज गाड़ी से निकलते उनकी तरफ बढ़े। तुम इसे कमरे में लेकर जाओ, बलाज मरियम को इशारा करते हुए बोला। तो मरियम ने सर इस बात में हिलाया और महापारा को अंदर ले गई। कमरे में पहुंचते ही मरियम ने महापारा को बेड पर लेटाया और खुद उसके साथ बैठ गई। महापारा ने एक नज़र उसे देखा। तुम आज मेरे साथ सोओगी? महापारा पूछ बैठी। मरियम यक लफ्ज़ी जवाब दिया। महापारा जी, तुम्हें कोई परेशानी है? मरियम उसकी आंखों में खोजते हुए बोली। तो महापारा बेसाख्ता नज़रें चुराई। नहीं तो। न चाहते हुए भी उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। मरियम ने गहरी सांस ली और उसके हाथ पर अपना हाथ हौले से रखा। महापारा, अगर तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी है तो तुम मुझसे बांट सकती हो। यकीन करो, मायूसी नहीं होगी तुम्हें। मरियम उसे तसल्ली देते हुए बोली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। महापारा खुद को कंपोज करते हुए बोली, जबकि दिल अंदर ही अंदर कह रहा था कि बता दे सब कुछ। लेकिन अब वो मामले की उस नहज पर पहुंच चुकी थी कि ना वो किसी को कुछ बता सकती थी और ना ही मुराद को इनकार कर सकती थी। उसे लगता था कि अगर वो इनकार करेगी तो मुराद एक पल नहीं लगाएगा उसे बदनाम करने में। मगर एक बात उस पर अभी आशिकार नहीं होनी थी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन अगर चाहो तो बता सकती हो कि क्या चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है। मरियम उसका गाल थपथपाकर बोली तो उसने आंखें इस बात में झपकी। वो दोनों सोने के लिए लेट गए। मरियम ने आंखें मूंद दी, जबकि महापारा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अब उसने आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार करना था। सुबह की रोशनी अंधेरी रात को खुद से मज़य्यन करते हुए चार जानिब अपनी रोशनी बिखेर रही थी। दानीन और ज़ैनब क्लासरूम में दाखिल हुई।
अस्सलाम वालेकुम सर। उन दोनों ने एक साथ सलाम किया। अभी लेक्चर को शुरू हुए सिर्फ 1 मिनट ही गुजरा था, इसीलिए वो हातिम की डांट से बच गई। हातिम ने एक अचरती नज़र उन दोनों पर डाली, क्योंकि ये दोनों मोहतरमाएँ पिछले 3 दिनों से लापता थी। वजह असाइनमेंट से फ़रार थी या हातिम ने 3 दिन कबल उनको असाइन की थी। मगर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कहाँ थी तुम दोनों पिछले 3 दिनों से? यूनिवर्सिटी नहीं आना था क्या? हातिम ने उनकी पुश्त को देखते सलाम किया, जो कि बड़े मज़े से अपनी कुर्सियों की तरफ बढ़ रही थी। तानीना और ज़ैनब दोनों ने गंदा मुंह बनाया और उसकी तरफ रुख किया। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और पल लगा था दानीन के खराफाती जहन में बहाना आने के। सर, वो ज़ैनब की दादी की डेथ हो गई थी। ज़ैनब आंखों में मासूमियत और लहजे में अफसुर्दगी भरकर बोली। ज़ैनब एकदम से उछली और हैरत से दानीन की तरफ देखा। वो बेचारी सोच में ही तो पड़ गई थी कि यूं अचानक उसकी कौन सी दादी पैदा हो गई थी। ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ था उन्हें? हातिम अफसोस करते हुए इस्तिफसार करने लगा। सर, वो दोनों गुर्दे फेल हो गए थे। दानीन हनूज टिठाई से झूठ बोलते हुए बोली तो ज़ैनब बेहोश होने वाली हो गई थी। हातिम ने बोर्ड मारकर उठाया और बोर्ड पर आज का टॉपिक लिखने लगा। ज़ैनब थोड़ा सा उसके करीब खिसकी और उसके कान के करीब बोली, मनहूस मेरी मरी हुई दादी को और कितनी दफ़ा मारेगी? ज़ैनब अपना गुस्सा दबाकर दबी दबी आवाज़ में घुराई। कोई नहीं, अगली दफ़ा तेरा दादा काम आएगा। दानीन जेठाई से बोलते अपनी जगह की जानिब बढ़ गए। वो दोनों अभी कुर्सी पर बैठी ही थी कि एक दफ़ा फिर हातिम बोला, असाइनमेंट्स कहाँ हैं तुम दोनों की? हातिम दोनों को मुखातिब करते हुए बोला, सर ये हैं। दानीन अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए बोली। जिनमें असाइनमेंट्स थी वो अपनी जगह से खड़ी हुई और उसके पास जाकर उसे असाइनमेंट थमा दी। हातिम ने उससे असाइनमेंट्स ली। वो अभी कुछ कहता कि उसका फ़ोन रिंग हुआ। वो फ़ोन उठाता कान से लगाए क्लासरूम से बाहर गया। दानीन झटके से मुड़ी और एक नज़र ज़ैनब की जानिब देखा। ज़ैनब ने साइड की तरफ आंखों को ऊपर ले जाते हुए झटके से इशारा किया, जैसे कहती हो कर डाल, और यही हुआ। दानीन ने मुड़ते डाइस पर मौजूद तमाम बोर्ड मार्कर्स को समेटते अपने हाथ में दबाकर अपनी कुर्सी की जानिब बढ़ गई। पूरी क्लास आंखें फाड़े उसकी इस हरकत को देख रही थी। हातिम क्लास में वापस आया और लेक्चर की तरफ मतवज्जो हुआ। डाइस की तरफ हाथ बढ़ाया बोर्ड मार्कर उठाने के लिए, मगर ये क्या, वहाँ पर तो मार्कर्स थे ही नहीं। उसने तफ्तीश से पूरी क्लास की जानिब नज़र घुमाकर देखा और आखिर में नज़र दानीन पर जा ठहरी। दानीन उसकी नज़रें खुद पर यूं ठहर जाने पर गड़बड़ा सी गई थी, जिसे हातिम ने बाखूबी नोट किया था। ओके तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा। वजह यह कि पिछले दिनों आप लोगों के लिए काफ़ी टफ थे, तो आज रेस्ट करें। एक खुशी की लहर थी जो पूरी क्लास में फैल गई थी, सिवाय दानीन के। हातिम ने एक अचरती नज़र दानीन पर डाली और बोला, मिस दानीन, आप ज़रा मेरे ऑफिस में आइए। वो कहते साथ ही क्लासरूम से निकलता चला गया और दानीन का सांस गले में अटक गया। पूरी क्लास की नज़र उस पर पड़ी। वो आंसू का गोला हलक में उतारती उठी और हातिम के ऑफिस की जानिब बढ़ गई थी। सर, मे आई कम इन? दानीन दरवाज़ा धकेलकर अपना मुंह अंदर डाले बोली, कम इन। उसकी इजाज़त देते ही दानीन ऑफिस में दाखिल हुई और हातिम के सामने 4 कदमों के फासले पर खड़ी हो गई। मार्कर्स? हातिम बोला तो दानीन ने पीछे से हाथ निकालते टेबल पर मार्कर्स रखे। मिस दानीन, आपने कब सीरियस होना है? सर, वो मैं जस्ट शट अप मिस दानीन, आज आप कुछ नहीं बोलेंगी, समझी आप? जब देखो मौज मस्ती। ये यूनिवर्सिटी आपकी पुप्पो का घर नहीं, जहाँ आप जो मर्जी करेंगे और आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। मैं आपको 2 हफ्तों का वक्त दे रहा हूँ। अगर मुझे आप में कोई भी प्रोग्रेस नज़र ना आई तो मैं आपके घर वालों से रब्ता करूँगा, समझी आप? हातिम दुरुस्तगी से बोला। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो इतना तल्ख कैसे हो गया। दानीन की आंखों में आंसू चमके। हातिम उन आंसुओं से नज़रें फेर गया। उसे अफसोस हुआ था अपने लहजे पर, मगर वो उसके मुंह पर यह नहीं कह सकता था। आप जा सकती हैं। उसके बोलने की देर थी। दानीन पट से दरवाज़ा खोलते बाहर की तरफ भागी। हातिम ने ज़ोर से टेबल पर हाथ मारा और अपने गुस्से को काबू करने लगा। दानीन ऑफिस से निकलती बाहर की जानिब बढ़ी कि ज़ैनब ने उसका रास्ता रोका। अरे, बड़े बड़े लोग कहाँ जा रहे हैं इज्जत अफजाई करवा कर? ज़ैनब उस पर तंज करते हुए बोली। उसकी हालत से बेखबर कि अचानक दानीन उसके गले लगते फूट फूट कर रोने लगी। तानी तानी क्या हुआ? ज़ैनब परेशानी से उसे खुद से अलग करते हुए बोली। वो प्रोफेसर खुद को समझता क्या है? वो हिचकियाँ लेते हुए बोली, इस तरह किसी ने आज तक बात नहीं की मुझसे। दफ़ा मार उसे, कीड़े पड़ेंगे उसे, दफ़ा कर। क्यों उसकी वजह से अपना मूड ख़राब कर रही है? कुछ करते हैं उसका। चल तुझे कैंटीन से कुछ खिलाती हूँ। ज़ैनब उसके गले में बाजू हमायल करते हुए बोली। तानीन अपने आंसू साफ करते हुए उसके साथ चल दी। अच्छे दोस्त भी एक नेमत है और हर किसी को ये नेमत नहीं मिला करती। ज़्यादातर लोगों को इस नेमत से महरूम रहना पड़ता है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनके पास दोस्त हैं। दोस्त, हाँ दोस्त, सांप नहीं। जहान यूनिवर्सिटी से वापसी पर इधर उधर रुलता फिर रहा था। उसने गाड़ी मेलोडी के पास रोकी
उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो बेसाख्ता नज़र सामने मौजूद गोलगप्पे की दुकान पर गई, जहाँ दलान और जुमरत गोलगप्पे खाने का शुगल फरमा रही थी। उसे एकदम झटका लगा और वो गौर से उन्हें गोलगप्पे खाता देखने लगा। भाई, एक प्लेट और। दलान की आवाज़ उसकी समातों से टकराई। उसके अंदर का बुखर जाग उठा और वो गाड़ी से निकलते उन दोनों की तरफ बढ़ा। वो दोनों उसे आता देख चुकी थी। उन्हें कोई हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि अक्सर ही ऐसा इत्तेफाक हो जाया करता था कि जहाँ भी वो खाने के लिए जाती, जहान वहाँ टपक पड़ता। अब ये इत्तेफाक था या कुछ और, ये अल्लाह ही बेहतर जाने। वो दोनों उसे नज़रअंदाज करती फिर से खाने का शुगल फरमाने लगी। जहान उनके साथ कुर्सी खींचकर बैठ गया। अपने भाई को नहीं खिलाओगी? जहान नदीदों की तरह उस आखिरी गोलगप्पे को देखते हुए बोला, जो दलान की प्लेट में आखिरी ही बचा था। नहीं, तानीन मसरूफ़ से अंदाज में कहती। वो आखिरी गोलगप्पा भी मुंह में डाल गई। तो फिर ठीक है, मैं भी बरान भाई को बता दूंगा कि तुम दोनों यहाँ गुलछड़े उड़ाती फिर रही हो, वो भी गार्ड्स के बगैर। जहान अपना आखिरी हरबा आजमाते हुए बोला। हम उनसे पूछ कर ही आए हैं। और अंधे हो, वो तुम्हें गार्ड नज़र नहीं आ रहे? जुमरत उसे गार्ड दिखाते हुए बोली। जहान की तो जैसे सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अच्छा, तो ऐसी बात है, मैं भी यहाँ तुम लोगों के सामने तुम लोगों से ज़्यादा गोलगप्पे खाऊंगा। वो अच्छा पर जोर देते हुए बोला। हाँ तो खाओ, हमने कौन सा तुम्हारे हाथ बांध रखे हैं। चलो जुमरत, देर हो रही है। वो दोनों कुर्सी घसीटती उठी और गाड़ी की तरफ बढ़ गई। पेमेंट वो पहले ही कर चुकी थी। जहां ने दोनों को ज़बान दिखाते हुए दुकानदार को आने का इशारा किया, जिस पर वो सरस बात में हिलाता हुआ उसकी तरफ हाजिर हुआ। जहान गोलगप्पों का ऑर्डर देते सुकून से कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। आज सुल्तान हवेली में मामूल से ज़्यादा चहल पहल थी। कारा बे मैंशन से वो लोग रिश्ता लेने आ रहे थे। मरियम को जहर देने वाले वाक़ये के बाद वैसे भी सुल्तान हवेली के मकीनों के दिलों में कारा बे मैंशन के मकीनों के लिए नरम गोशा पैदा हो गया था। तो अब किसी को रिश्ते से इतना एतराज़ नहीं था जितना पहले था। मिशेल इस वक्त अपने कमरे में शाम की तैयारी कर रही थी कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जी आ जाए, मिशेल ने इजाज़त दी तो दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई। अरे मरियम तुम? मिशेल ने मरियम को दरवाजे से दाखिल होते देख लिया। हाँ, आज ऑफिस नहीं गई थी तो सोचा तुमसे बात कर लूँ। हाँ हाँ, आओ ना, बैठो। मिशेल उसे बैठने का बोलती उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। तुम खुश हो इस रिश्ते से? मरियम कुछ देर मिशेल की आंखों में देखती रही और फिर बोली, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? मिशेल भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली। मिशेल, ऐसी बात नहीं है, देखो अहमद एक अच्छा लड़का है। ये तुम कह रही हो? मिशेल एक आईब्रो रेज करते हुए बोली। हाँ, मैं कह रही हूँ। तुम्हें पता है मिशेल, लड़का बदसूरत हो, मिडिल क्लास हो तो चलता है, मगर वो लड़का एक औरत के साथ कभी नहीं चल सकता जो औरत की इज्जत करना ना जानता। जो शख्स औरत की इज्जत नहीं करता ना, वो लड़का तो होता है मगर मर्द नहीं होता। मर्द वही होता है जो औरत को इज्जत दे। और तुम्हें पता है, अहमद एक अच्छा मर्द है। ही इज़ ग्रेट जेंटलमैन। मरियम अपनी ही धुन में बोल रही थी और मिशेल उसे गौर से सुन रही थी। तुम्हें पता है, बरान हो या अहमद, बिजनेस क्लैशेस अपनी जगह, मगर दोनों को औरत की इज्जत करना आती है। उन दोनों ने कभी मुझे किसी के सामने जलील नहीं किया, मौका होने के बावजूद भी कभी नहीं। इनफैक्ट उनकी मौजूदगी में कभी किसी की जुर्रत भी नहीं हुई कि मुझे उंगली भी दिखा दे। बस बस बस, बंद करो ये अहमदनामा। मान लिया ही इज़ ग्रेट जेंटलमैन, खुश? मिशेल उसे टोकते हुए बोली तो मरियम बेख्तियार हंसती। चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं ज़रा महापारा को देख लूँ। मरियम उसे कहते मुड़ी। तुम भी तैयार हो जाओ, हो सकता है तुम्हारा भी चांस बन जाए। मिशेल शरारती अंदाज में बोली तो मरियम मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाती कमरे से निकल गई। शाम के वक्त शफक के रंग आसमां पर नुमायां होने लगे थे। सुल्तान हवेली की बैठक में घर के सब बड़े सोफ़ों पर बराजमान थे और बात कर रहे थे, जबकि उनकी औलादें लाउंज में बैठे एक दूसरे का मुंह तक रही थी। जहान और ईसा भी खुफिया मुलाकात करते अभी थोड़ी थोड़ी देर के फासले से वहाँ आ गए थे। बरान ने उन्हें किन अखियों से देखा मगर चुप रहा। वो जानता था उन दोनों नमूनों की दोस्ती के बारे में, मगर कुछ किसी पर जाहिर नहीं किया। लाउंज में उस वक्त बरान, अहमद, मुराद और जहान और उनके सामने हनान, मूसा, ईसा, बलाज और हातिम बराजमान थे, जबकि मरियम, माहीन, इशाल और अफनान के साथ लॉन में ठंडी हवा खा रहे थे। सबको अंदर बैठे बड़ों के फैसले का इंतज़ार था। वैसे सुना है कि किसी के हाथ से टेंडर निकल गया। वैसे हमारी कंपनी ही वो टेंडर डिज़र्व करती थी। वो क्या है ना, पहले मैं सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, फिर कुछ मसरूफियत की वजह से मैं पीछे हट गया, मगर देखो मेरी होनहार बहन की मेहनत की बदौलत वो टेंडर हमें मिल गया। बनी बनाई की बात हुई है, अब उन्होंने हम पर एतबार किया, क्या ही कह सकते हैं। हातिम के मुंह में बैठे बैठे खुजली हुई तो वो बरान को वो टेंडर याद करवाते हुए बोला जो पिछले महीने ही उसके बजाय मरियम को मिला था। बरान बगैर किसी तासुर के मोबाइल की जानिब मतवज्जो हो गया। मूसा, तुम्हें जलने की बू आ रही है, लगता है किसी के अरमान जलकर खाक हो गए हैं।
वेरी बैड, हातिम बरहान को जलाते हुए बोला। मूसा ने हाथों का मुक्का बनाते मुंह के आगे रखते अपनी हंसी का गला घोंटा, जबकि दूसरी तरफ बरहान के अलावा वहां बैठे तीनों काराबेज की आंखों में मिर्चें जलने लगी। बरहान, ये कब से तेरे मुतालिक बकवास कर रहा है, तू कुछ नहीं कहेगा? मुराद बरहान को होश दिलाते हुए बोला। कौन? ये? अच्छा, ये बोल रहा था, मुझे लगा कुत्ता भौंक रहा है। बरहान हैरानगी की एक्टिंग करते हुए बोला। उन तीनों का कहका बेसाख्ता था, अब जलने की बारी सुल्तानों की थी। अभी वो लोग कुछ और बोलते कि बैठक का दरवाज़ा खुला और आयशा सुल्तान कमरे से बाहर निकली। मुलाजमों को खाना लगाने की तलकीन करते एक नज़र उन सब पर डालती लॉन की तरफ बढ़ गई। उन सब की नज़रें बैठक के दरवाजे की तरफ उठी, जहाँ से सब बड़े अब बाहर आते लाउंज में बड़ा जमान हुए थे। ख़वातीन किचन की सिमत बढ़ी और मर्द हजरात छोटी छोटी बातों में मसरूफ़ हो गए। ताल में कुछ काला है बरहान, मुराद बरहान के कान के करीब बोला। आखिर तो पता चलेगा कि क्या बात हुई है, बरहान सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। इतने में हमना सुल्तान ने आते सबको खाना लगने का बताया तो सब डाइनिंग हॉल की जानिब बढ़ गए। सब लोग खाने के साथ इंसाफ कर रहे थे। बलाज चोर नज़रों से अफनान की तरफ देख रहा था। न जाने क्या था जो बार बार उसे अफनान की तरफ मुतवज्जो कर रहा था। उसे वो मासूम सी लड़की अच्छी लगी थी। दूसरी तरफ मुराद महपारा को जैसे नज़रों से निकलने का इरादा रखता था। बस भी कर, खाएगा क्या अब उसे? बरहान मुराद के कान में फनकारा। तेरी नज़र मुझ पर ही है, मुराद सीधे होते हुए बोला। मरियम, तुम कल से ऑफिस नहीं जाओगी, आयशा सुल्तान ने जैसे सबके सामने ऐलान किया। मरियम एक नज़र उन्हें देखा और फिर खाने में मसरूफ़ हो गई। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? आयशा बेगम थोड़े सख्त लहजे में बोली। सब ने हैरानगी से आयशा सुल्तान की तरफ देखा। जी ठीक है मम्मा, जो आपका हुक्म, मरियम अनूस मसरूफ़ से अंदाज में बोली। लेकिन मम्मा, मैं अभी ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। अगर ये भी नहीं जाएगी तो कौन जाएगा? सबको खामोश पाकर आखिर हातिम बोला। ओहो हातिम, मम्मा जाएंगी ना? उसने खाना खाते हुए बड़े इत्मीनान से जवाब दिया कि बेसाख्ता सबने अपनी उमड़ आने वाली हंसी को छुपाया। आयशा सुल्तान ने गुस्से से मुठ्ठियाँ भींची। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही, मैंने कहा कि कल से तुम ऑफिस नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, बस बात ख़त्म। और कौन रोकेगा मुझे? मरियम चेयर से खड़े होते हुए अपनी दोनों हथेलियाँ टेबल पर रखते आगे को झुकते हुए आयशा सुल्तान से पूछने लगी। मैं रोकूंगी? मैं तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगी, समझी तुम? आयशा सुल्तान गुस्से से बोली। सही है, ठीक है, फिर कमरे में बंद कर दीजिएगा। और हाँ, खिड़की को बंद करना ना भूलिएगा। एक दो और खुफिया रास्ते भी हैं, वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। वो सीधे होते हुए कहती आयशा सुल्तान को एक आंख विंग करते हुए वहाँ से वॉकआउट कर गई। उसका अंदाज साफ बावर करवाने वाला था कि रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। पीछे आयशा सुल्तान सिर्फ कुड़कर रह गई। खाने के बाद चाय का दौर चला और फिर दादाजी ने उन्हें कारा पे मेंशन दावत दी कि वो लोग आएँ और मिलकर शादी की तारीख तय कर लें। वो लोग ताख़ीर के कायल ना थे। वहाँ बैठी नौजवान नस्ल को ये बात खासी अजीब लगी कि लड़की वाले खुद जाएं तारीख मांगने, मगर उन बेचारों को क्या मालूम था कि बंद कमरे में कौन कौन से फैसले सरजद हो चुके हैं। अभी एक धमाका उनके सरों पर बजने के लिए तैयार था। वो लोग सुल्तान हवेली से अभी लौटे ही थे। मेंशन के अंदर दाखिल होते ही दाद जी का नया हुक्म नाफुज हुआ। तुम सब यहीं रुको, मुझे तुम सबसे बात करनी है। अब हजूर सबको मुखातिब करके कहते एक सोफे पर बड़ा जमान हुए। बहू जाओ, बच्चियों को यहीं भेजो। यहाँ फातिमा खातून दाद जी के हुक्म की तामील करती ऊपर की जानिब बढ़ गई। पीछे वो सब नौजवान एक दूसरे को नासमझी से तकते रह गए। कुछ देर के बाद ही जुमरत दानीन और दलान नीचे आती नजर आई। ताजी ने एक मरतबा फिर सबको मुखातिब करते अपनी बात का आगाज़ किया। जैसा कि तुम सब लोग इस ख़ानदान के रवाजों से वाकिफ़ हो, बच्चों की ज़िंदगी के फ़ैसले आज तक बड़ों ने ही किए हैं, लेकिन अगर कोई अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करना चाहे तो उसे पूरा हक है। अगर तुम में से किसी को कोई पसंद हो तो बता दे, वरना हम फैसला कर चुके हैं। दादाजी अपनी बात कहते खामोश हुए और सोफे की पुश्त से टेक लगाए और सबका जायज़ा लेने लगे। सबने बेसाख्ता एक दूसरे को देखा। उन सब में बस अहमद और मुराद के चेहरे पर इत्मीनान था, बाकी सबके चेहरे पर उलझन थी, क्योंकि वो दोनों अपने फ़ैसले से मुतमईन थे जो उनकी मर्ज़ी से ही किया गया था। तुम में से किसी को कोई पसंद है तो बता दे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। दादाजी फिर बोले। सब ने अपनी गर्दन नफ़ी में हिलाए। तो फिर ठीक है, जब कोई और पसंद नहीं है तो हमारी पसंद पर एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। दादाजी बोलते बोलते उठ खड़े हुए। महमद साहब उठे और बरान और जहान को अपने साथ आने का इशारा करते आगे बढ़े, जबकि रुबाब बेगम जुमरत और दलान को अपने साथ लेती आगे को बढ़ी और दूसरी तरफ फातिमा बेगम अफनान और दानीन को अपने साथ लगा अपने कमरे की सिमत बढ़ी। पीछे लाउंज में कुदरत साहब, अहमद और मुराद सोफे पर पुरसोच अंदाज में बैठे रह गए। रुबाब बेगम जुमरत और दलान को अंदर करती दरवाज़ा बंद करती उनकी तरफ पलटी।
तुम दोनों से अब आखिरी दफ़ा पूछ रही हूँ, अगर कोई और पसंद है तो बता दो, बाद में ना कहना। रुबाब बेगम दोनों को उंगली उठाकर कहती, दोनों के मुंह देखने लगी। नहीं मम्मा, हमें कोई पसंद नहीं, आपको पता तो है, हमने शुरू से ही ये फैसले आप सब पर छोड़े हुए हैं। जुमरत अपनी माँ को मुखातिब करते हुए बोली, मम्मा आपका फैसला सर आंखों पर, मगर मुझे अभी शादी नहीं करनी। तलान उंगलियां मरोड़ते हुए बोली, एक लगाऊं मैं तुम्हारे, तुम्हें अपनी आवारा गर्दियां खतरे में नजर आ रही होंगी ना, बरआन ने सही तुम्हें सर पर चढ़ा रखा है। रुबाब बेगम दलान पर चढ़ दौड़ी। लेकिन मम्मा, क्या लेकिन? जुमरत भी तो मान गई है ना, तो तुम्हें क्या मौत है? रुबाब बेगम उसकी बात काटते हुए बोली, मम्मा ये तो वैसे शादी के लिए मरे जा रही है, जब शादी के बाद लगेगी ना इसके नॉवेल्स पढ़ने पर पाबंदी, तब पता चलेगा इसको। दलान जुमरत को किन अखियों से देखते हुए बोली, बेड़ा गर्क तुम्हारी इस काली मनहूस जबान का। जुमरत उसके सर पर तमाचा रसीद करते बोली, चुप कर जाओ तुम दोनों। रुबाब बेगम दोनों को डपटते हुए बोली, तो दोनों तीर की तरह सीधी हुई। दलान दाद जी ने तुम्हारा रिश्ता बहरूज साहब के छोटे बेटे ईसा से तय किया। मुझे कोई चूँ चा नहीं चाहिए, वो अच्छा लड़का है। हाय मैं मर गई, मम्मा आपको ज़रा तरस नहीं आएगा, एक अनजान शख्स से अपनी बेटी को ब्याहते? दलान दुहाई देते हुए बोली, वो कोई अनजान शख्स नहीं है, अच्छा बच्चा है। रुबाब बेगम बोली, लड्डू तो दलान के दिल में भी फूट रहे थे, लेकिन वो दलान ही क्या जो ड्रामे ना करे। सुमरत दाद जी ने तुम्हारा रिश्ता हनान से तय किया, अब ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता कि कौन हनान। रुबाब बेगम बोली तो जुमरत की गर्दन बेसाख्ता झुकी। नहीं मम्मा, जो आप सबको मुनासिब लगे। सुमरत हनूज गर्दन झुकाए बोली, हाय मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई मेरे। अभी दलान अपना जुमला मुकम्मल करती कि रुबाब बेगम ने रख कर एक थप्पड़ उसके सोहने मुखड़े पर जोड़ा। ठान ली इस लड़की ने, जब बोलेगी फजूल ही बोलेगी, बर्बाद हो हमारे दुश्मन। रुबाब बेगम बोली, उन्हीं से तो बहा रही हैं। दलान मुंह में बुड़बुड़ाती, मगर उसकी आवाज़ रुबाब बेगम और जुमरत तक पहुंच चुकी थी। एक और थप्पड़ उसके गाल की जीनत बना। बको मत और कमरे में जाओ अपने अपने। मम्मा शादी कब है? दलान ने मन में आया सवाल कर डाला। अगले महीने के स्टार्ट में। हाय अल्लाह, यानी 2 हफ्ते बाद? इतनी जल्दी? दलान बोलते साथ ही सख्ते में चली गई। चलो भी, सुमरत दलान को घसीटते हुए बोली, जो एक जगह पत्थर की मूरत बन गई थी। इधर फातिमा बेगम ने अफनान और दानिन के सरों पर बम फोड़ा। अफनान तो जैसे ही कैसे अपनी खामोश तबीयत की वजह से चुप हो गई, मगर दानिन ने फसाद बर्पा कर दिया। अफनान का रिश्ता बलाद से तय किया गया था, उसे बज़ाहिर कोई एतराज़ तो ना था, मगर वो मर्दों से ज़रा खौफ खाती थी, और बलाज की संजीदा तबीयत तो वो पहले ही देख चुकी थी, तो एक डर उसके दिल में बैठ चुका था। मगर वो खामोशी से कमरे से निकल गई। मम्मा मेरी पढ़ाई का क्या होगा? आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी तो अभी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई और आप लोग शादी की बात कर रहे हैं। ये दानीन थी जो कब से ड्रामा लगाए हुए थी, और फातिमा बेगम पुरसकून सी बेड पर बैठी उसके ड्रामे मुलाहिजा फरमा रही थी। दानीन का रिश्ता शहरोज सुल्तान के बेटे हातिम सुल्तान से तय किया गया था, जो इत्फाकन उसका खड़ूस प्रोफेसर भी था, मगर वो दोनों अभी इस बात से अनजान थे कि जो वो है नहीं। नानी ने उन लोगों को, तुम्हारी पढ़ाई से कोई मसला नहीं है, तुम शादी के बाद भी तो पढ़ सकती हो, हातिम अच्छा लड़का है, तुम खुश रहोगे उसके साथ। दानीन जैसे कैसे खामोश होकर अपने कमरे में चली गई। उसका इरादा अब सोकर सुबह जल्दी यूनिवर्सिटी जाने का था, ताकि वो अपनी इकलौती दोस्त से अपना गम बांट सके। इस बात से अनजान की एक बड़ी हकीकत उस पर आशिकार होने को है, जिसे जानकर उसका दिल अपना सर दीवार में मारने को करेगा। तो ये थी इसकी आज की सेकेंड एपिसोड, और आप लोगों को डेली 2 एपिसोड्स मिला करेंगी, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन मैं ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 50 मिनट का ही दे सकती हूँ आप लोगों को, दोनों वीडियोस का मिलाकर, ठीक है। तो बाकी अगर हम लोग नावल की बात करें तो नावल अच्छा है, बस इसका ये है कि इसमें वो रिश्तों वाली बात चल रही है, कपल्स की बात चल रही है, तो ये ऐसा कह लो कि फैमिली बेस्ड है, मतलब इसमें इतना ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, थोड़ी क्रिमिनल साइड भी है, थोड़ा वो भी है, लेकिन वो थोड़ा कम है। फैमिली बहुत ज़्यादा है, रिश्ते बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और ये वाला मज़े का नोक झोंक चल रही है सबकी। तो इसमें आप लोगों के लिए वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मिसालें हुई हैं, वही हल्की फुल्की स्टोरी है, फ़नी है थोड़ी सी, और थोड़ी सी थ्रिल बेस्ड भी है, थोड़ी मज़ा आएगा इसको सुनते हुए। और बाकी अब वो जो हातिम के साथ वो करती है कि वो उसका कज़न वो उसको दादी को मार देती, फिर कहती कोई बात नहीं, कुछ दिनों तक इसको तुम्हारे दादा को भी मार देंगे। तो हातिम जो है फिर उसको वो बुलाता है और फिर उसके इंसल्ट करता है, तो वो फिर जाकर रोती है, फिर तुम्हें ऐसी हरकतें करने की ज़रूरत क्या? प्रोफेसर से तुम पंगा ले रही हो तो फिर वो तुम्हारे साथ ऐसे ही करेगा ना, कि तुम्हें वो कहेगा कि तमीज़ से रहो, ये वो। तो
अब देखते हैं इन लोगों को कितना शौक लगता है जब ये जानेंगे कि इनका तो आपस में रिश्ता हो गया है। और उधर से मरियम तो कुछ ज़्यादा ही पटाखा, मतलब पटाखा है। वो कह रही है कि आप, अच्छा मुझे ये चीज़ हैरत लगी, अगर वो सारे डाइनिंग हॉल में बैठे हुए थे तो आयशा बेगम को तब बात करने की क्या ज़रूरत थी जब दूसरे घर वाले भी आए हुए हैं, मतलब कोई मेहमान आपके आए हुए हैं और आप उनके सामने ही बोल दो कि तुम अब ऑफिस नहीं जाओगी, तुम ये नहीं करोगी। थोड़ा सा ना इस तरह का थोड़ा फास्ट फास्ट वाला, इसमें वो नहीं है कि स्लो, वो होता है ना स्लो वाला, जिसका वो बहुत आराम आराम से स्टोरी चलती है, जैसे माही मल्लिका की बहुत स्लो स्लो स्टोरी चल रही है ना, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन की जाती है, बहुत ज़्यादा कुछ बताया जाता है। इसका ऐसा सीन नहीं है, इसको बिल्कुल आराम से डायलॉग डिलीवरी करके इसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इसकी चौथी एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।